नमस्ते बच्चों। आज ये ऑनलाइन क्लास में 10th की स्पेशल हिंदी का ये जो पाठ है, मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो पाठ है ये किसने लिखा है? राम नारायण उपाध्याय ने, है ना। आप देख रहे हैं राम नारायण उपाध्याय लोक संस्कृति पुरुष के रूप में प्रख्यात है ना। जिला खंडवा में इनका जन्म हुआ। अब इसमें आपको क्या क्या करना रहता है, जो जीवन परिचय है उसमें आपको मेन चीज़ें जो है उस पर टिक लगा लेना है। जैसे रचनाओं के नाम है तो 2-3 जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, कथाओं की अंतर कथाएं, है ना। इस तरह से मेन जो है उस पर टिक लगा लेना है और वो याद करना है। और नीचे का जो पैराग्राफ है उसमें आपको क्या करना है, उनकी भाषा शैली और उनके काव्य, उनके गद्य के विषय ये इसमें दिए हैं, है ना। तो उपाध्याय जी ने सबसे ज़्यादा कौन से विषय पे लिखा है? लोक संस्कृति पे, है ना। जिसमें कि निमाड़ी जैसे लोक साहित्य है, इस पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। गांधीवादी जीवन उनका रहा है। ग्राम्य संस्कृति इनकी रचनाओं में झलकती है। ये इनके हो गई विषय वस्तु काव्य की, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको टिक लगा के और नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अब अपन आते हैं केंद्रीय भाव पे। केंद्रीय भाव में क्या होता है? पाठ का पूरा सारांश होता है। अब इस पाठ में क्या बताया है ये अपने को केंद्रीय भाव में मिलेगा। जैसे प्रस्तुत निबंध में गांव की संस्कृति पर दृष्टिपात किया है, किंतु निबंधकार गांव के वर्तमान को लेकर चिंतातुर है। मतलब उनको चिंता हो रही है आज जो गांव की स्थिति है उनको देखकर, क्योंकि गांव अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। जैसे आप लोग भी देख रहे हो कि आजकल गांव के नौजवान शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हर चीज़ शहर में लेने के लिए आते हैं और शहर के होके ही रह जाते हैं। तो गांव की जो पुरानी संस्कृति है वो ख़त्म होती जा रही है। तो रविंद्रनाथ जी ने जैसे गांव को आदर्श मानकर शांति निकेतन और सेवाग्राम की स्थापना की थी, है ना। ऐसे गांव जो अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को लेकर जीवंत थे, वो अब आधुनिकता के दबाव से इस सुख से वंचित हो रहे हैं, है ना। जैसे हम पाठ में भी पढ़ेंगे, लोकगीतों की धुन अब गायब हो गई है, लोकगीत गायब हो गए हैं, है ना। ज़्यादातर जो है शहरों की नकल होने लगी है गांव में। तो ये पूरा चित्रण कि आज के गांव में क्या परिवर्तन आ गया है, उससे क्या नुकसान हो रहा है। गांव में बेरोजगारी आ गई है, निरस्ता आ गई है, गरीबी आ गई है। तो हमको उसके लिए क्या करना होगा ये इस पाठ में बताया है, ठीक है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। यहाँ से शुरुआत की है उन्होंने। जिन गांवों ने हिंदी साहित्य को हीरो और गोबर जैसे पात्र दिए, जिन गांवों के लिए गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन और सेवाग्राम की स्थापना की, वे ही गांव आज क्या हो गए हैं? अशांति के घर हुए जा रहे हैं। ये अपने को समझ में आ गया। यही सब देखकर पूछने को जी चाहता है कि आखिर मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली। मतलब इसका जो शीर्षक है उसका मतलब क्या है, ये लेखक ने यहाँ पर हमको बताया है, उपाध्याय जी ने, कि लेखक ऐसा क्यों पूछ रहा है कि मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली। क्योंकि उसके मन में आज गांव के परिवर्तन को लेकर जो प्रश्न उठ रहा है कि आखिर कहाँ चली गई वो गांव की अन्न धन्य लक्ष्मी, किसानों के कंठ से गीत कहाँ चले गए, तीज त्योहारों की मस्ती किसने चुरा ली। ये प्रश्न लेखक जो है हमसे पूछना चाह रहा है। जिन गांवों में लोक संस्कृति का जन्म हुआ, जिसने लोक की जीवंत रसधारा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा, वे ही गांव आज टूटते जा रहे हैं। मतलब जो हमारी पुरानी संस्कृति है, गांव की वह पुरानी पीढ़ी भी अब समाप्त हो रही है, जिसका संपूर्ण जीवन गीतों के ताने बाने पर आधारित था। मतलब जो अपनी संस्कृति को संजोए हुए थी वो पीढ़ी भी अब समाप्त हो रही है। अब नई पीढ़ी आ रही है
जो उस संस्कृति को सहेज नहीं पा रही है। अब तो गोकुल से सहज सरल गांव नष्ट होते जा रहे। गोकुल से क्यों कहा है? क्योंकि गोकुल गांव जो है एक आदर्श गांव, जहाँ पर कि कान्हा का बचपन बीता। वहाँ पर कितना प्रेम, कितना रस घुला हुआ था, वहाँ की मिट्टी में कितना सौंदर्य था। तो वो गोकुल का गांव जो है आज नष्ट हो रहा है, जहाँ स्त्रियां भोर में उठकर आटे के साथ घने अंधेरे को भी पीसकर सुहावने प्रभात में बदल देती थी। मतलब स्त्रियां जो है आटा पीसती थी सुबह जल्दी उठ के, तो वो अंधेरा जो प्रभात में बदल जाता था। जहाँ चक्की के फेरे के साथ गीत गाए जाते थे, ऐसा लगता था जैसे श्रम में से संगीत का जन्म हो रहा था। मतलब वहाँ जो परिश्रम किया जाता था उसके साथ साथ गीत भी जन्म लेते थे, क्योंकि लोगों को अपने परिश्रम की थकान को मिटाने के लिए संगीत की आवश्यकता होती थी, और वो ही संगीत भी बना लेते थे। मतलब संगीत को जन्म भी वहाँ के लोग ही देते थे। संगीत लोरी बनकर श्रम को हल्का करने में अपना योगदान देता था। ऐसे में गीत के बोल चलते निर्मल चांदनी रात फैली हुई है, तारे का उदय कब होगा? तारे का उदय तो पिछली रात में होगा, जब पड़ोसन जाग जाएगी। मतलब गीत के चलते चलते चांदनी रात फैल जाती है और तारे का उदय हो जाता है जब पड़ोसन जाग जाएगी, और दही बिलोने की आवाज़ के साथ क्या होगा? चक्की का स्वर गूंजेगा। मतलब दही बिलोना, चक्की का आवाज़, ये सब गांव में सुबह से शुरू हो जाता है। फिर गांव में कोई मजदूर गाते हुए मिलेगा, हे धरती अपने हृदय को जरा नरम बना लो, ताकि कुदाली चलाने वाले मेरे पिया के हाथ में छाले न पड़ जाएं। मतलब कि गांव में कोई ऐसा गीत भी गाता हुआ मिलेगा। अब कोई किसान हल की मूठ के साथ यह गाता नजर नहीं आएगा कि हे सूरज तुम धीरे धीरे तपो, ताकि मेरी स्त्री के सिर पर उगा हुआ कुमकुम का दूसरा सूरज पिघल न जाए। क्योंकि अब ऐसे गीत क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अब फ्लोर मिल के साथ चक्की के गीत समाप्त होते जा रहे हैं। ट्रैक्टर के साथ हल्के गीतों का लोप होता जा रहा है, क्योंकि गांव में ट्रैक्टर आ गए हैं, चक्कियां आ गई है, तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो रही है। पहले जो आदमी गांव का समृद्ध किसान माना जाता था, वही अब क्या है? महंगाई और शोषणकारी समाज के चलते अपनी ज़मीन से हाथ धोकर खेती हर मजदूर बन गया है। मतलब जो किसान पहले अपनी खुद की ज़मीन रखता था, आजकल वो महंगाई के चलते खेती हर हो गया है ना। घर घर में से किसान का अधिकार खत्म हो गया है, और वो शहरों में मजदूरी करता हुआ नजर आता है। इसी प्रकार गांवों में कुम्हार तो है, लेकिन कुम्हारी का धंधा अब नहीं चलता, क्योंकि अब जो है जिसकी हथेली का स्पर्श पाकर माटी नए नए रूप धरती थी। गागर बनकर पनिहारिन के सिर पर जो इठलाती थी, है ना, जैसे खपरेले बनती थी छोपड़ी की। कभी नन्हे से माटी के दीपक, है ना, छोनी उंगली बनकर आशा की किरण जगा जाती थी। मतलब पहले दियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, गागर का इस्तेमाल होता था। गाँव में तेल निकालने वाले तो हैं, लेकिन तिल में अब इतना तेल नहीं रहा जो उसकी सूखी हड्डियों को स्निग्धता, मतलब चिकनाई प्रदान कर सके। मतलब अब तिलों में इतना तेल बाकी नहीं रहा। गाँव का जो सुतार पहले लकड़ी की गाड़ियां बनाकर गांव लक्ष्मी को खेतों से घर लाने में सहायता पहुंचाता था। अंधे की लाठी का सहारा था, वो अंधे की लाठी की तरह सहारा था। वो ही लकड़ी का ठेकेदारों के द्वारा अपहरण कर लिए जाने से स्वयं उसका जीवन धूरीहीन हो गया है। मतलब कुम्हारों का भी जीवन अब अधर में हो गया है, क्योंकि अब वो पनिहारी ने नहीं है गांव में, है ना। तेल निकालने की मशीनें आ गई है, और अब जो लकड़ी का काम करते थे वो भी ठेकेदारों ने उसका अपहरण कर लिया है, तो वो काम भी अब अधर में हो गया है। अमराई में अब कोयल नहीं कूकती, वरन ठेकेदारों के नौकर चीखते हैं। मतलब अब ठेकेदार जो है लकड़ियाँ काटते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, तो अब कोयल के कूकने की आवाज़ भी कम हो गई है। जंगलों में अब आदिवासी जनजातियों की वंशियाँ नहीं बचती। जिस कला और संस्कृति से आदमी ऊर्जा पाता था, अब संग्रहालय में रखने की वस्तु
बनती जा रही है, क्योंकि अब वो सब चीज़ें नष्ट हो रही है ना। अब लोकगीत के स्वर गलों से लुप्त होकर किस में आ गए हैं, टेप रिकॉर्डर में आ गए हैं। तो अब वो सब चीज़ें जो ओरिजिनल थी, वो मौलिकता थी, वो खत्म हो रही है। ललित कलाओं का स्वभाव फूल की तरह होता है, वे अपनी जमीन पर अपने मन से खिलती और बढ़ती आई है। ललित कलाएं किसको कहते हैं, जो सौंदर्य उकेरने की कलाएं हैं, जैसे चित्रकला, संगीत, है ना, और नृत्य, वाद्य, ये सब ललित कलाओं में आते हैं। तो ये सब जो है फूल की तरह होती है, जो बहुत ही नाजुक होती है और जो अपनी ज़मीन पे फलती फूलती है। तो ये जो लोकगीत, लोक कथाएं, लोक कहावत का कार्य, संकलन का कार्य है, वह अब क्या हो गया है, खत्म होता जा रहा है। जो अनादि काल से अनंत काल तक मानव की जीवन यात्रा चली आ रही है, उसमें वह कहाँ गिरा, कहाँ उठा, कहाँ आगे बढ़ा, इस सब की खोज अध्ययन का कार्य है। मतलब कि हमें इस पर अध्ययन करना होगा कि ये सब जो चीज़ें हैं ये अब कहाँ चली गई। गांव का आदमी निरक्षर भले, अब ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया है कि गांव के आदमी में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है। गांव का आदमी भले ही निरक्षर होता है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वो सुसंस्कृत होता है। मतलब वो असभ्य नहीं होता, उसमें अपना गुण होता है। विश्वास पर वो बिक जाता है, मतलब वो किसी पर विश्वास कर लेता है मानवता के नाते, धर्म पर झुक जाता है, सबको सहता है पर शिकायत नहीं करता, मतलब वो सहनशील होता है, सबकी सुनता है पर अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। वह कभी थक कर नहीं बैठता, मतलब वो परिश्रमी होता है, झुक कर नहीं चलता, और त्याग में से प्राप्ति तथा परिश्रम में से आनंद पा लेता है। मतलब वो त्याग करता है, परिश्रमी होता है, सहनशील होता है। ये सब गांव के आदमी की विशेषता है। दुख का पहाड़ आ जाए तो सुख की क्षीण रेखा वह सदा मुस्कुराता है। मतलब वो दुख में घबराता नहीं है, अकेला रह जाने पर भी वो राह नहीं छोड़ता, और वह समूचे गांव को एक परिवार मानता है। ये गांव की विशेषता है जो शहर के आदमी में नहीं पाई जाती। गांव का आदमी जाने कब से बाट जोह रहा है कि कोई आए और उससे भी कुछ ले जाए, मतलब वो देने के लिए तैयार है। उसका समग्र जीवन एक अनपढ़ खुली पुस्तक की तरह सामने बिछा है। उसका रहन सहन, खान पान, वस्त्र, आभूषण, आचार विचार, रीति रिवाज, विश्वास, मान्यताएं, गीत, नृत्य, संगीत, कलाएं हमें कुछ न कुछ देने की क्षमता रखती है। मतलब गांव का आदमी जो है, लोग उस पर चित्रकारी करते हैं, उसके रहन सहन पे रीझते हैं, उसके खान पान की सादगी को देखकर, उसके वस्त्र, आभूषण, विचारों की सादगी को देखकर लोग बहुत मोहित होते हैं, और उस पर तरह तरह की फिल्में बनती है, चित्रकारी होती है। उसका जो नृत्य है वो अपने आप में देखने लायक होता है, क्योंकि उसमें अपनी मौलिकता होती है। बदलते हुए समय में लोक संस्कृति के बदलते हुए रूप से हम इनकार नहीं कर सकते कि आज पहले जैसा नहीं रहा। लोक साहित्य में भी युग के अनुकूल अपने को ढालने और नया युग का मार्गदर्शन करने की अपूर्ण क्षमता होती है। मतलब लोक साहित्य जो होता है वो हमारा मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है। चुनौती के सामने सिर झुकाना लोक का स्वभाव नहीं है। मतलब लोक जो होता है, गांव की संस्कृति, उसमें आगे बढ़ना होता है, उसमें सिर झुकाना नहीं होता। लोक की गंगा तो युग युग से प्रवाहमान रही है। तो इस तरह से ये गंगा के समान हमेशा लोक संस्कृति बहती रहती है। तो ये पाठ का अर्थ हमने समझ लिया, पाठ पढ़ लिया है। आप लोग एक बार और ध्यान से पाठ पढ़िएगा, और इसके प्रश्नोत्तर बहुत सरल हैं। इसमें से एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था, सेवाग्राम। तो आपको एक ही वाक्य में लिखना है। लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ, गाँव में। तो गाँव में हुआ, ये एक ही वाक्य में आपका उत्तर आ जाएगा। लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है, परिश्रम से, है ना। श्रम को भुलाने के लिए ही गांव के लोग संगीत को जन्म देते हैं। ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है, फूल जैसा नाजुक होता है। ग्रामीण समूचे गांव को किस रूप में मानता आया है, एक परिवार के रूप में, है ना। जिस तरह से सब परिवार में मिलजुल के रहते हैं उस तरह से।
अब लघु उत्तरीय देखिए। लेखक समाज से किन प्रश्नों को पूछना चाहता है? लेखक समाज से क्या पूछता है कि मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली। लोक की जीवंत रसधारा को किसने कहाँ सुरक्षित रखा है? लोक की जीवंत रसधारा को गांव के लोगों ने सुरक्षित रख रखा है ना। इसमें जैसे दिया है, लोक की जीवंत रसधारा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा है। अंधेरे को सुहावने प्रभात में कौन कैसे परिवर्तित करता है? गांव की स्त्रियां अंधेरे के सुहावने प्रभात को परिवर्तित करती है। कैसे करती है? चक्की पीसकर या मक्खन भिगोकर, दही भिगोकर। गांव के समृद्ध किसान की स्थिति अब कैसी हो गई है? महंगाई के कारण खेतीहर हो गए हैं वो मजदूर, है ना, और वो शहरों की ओर आ रहे हैं। श्रम से किसका जन्म होता है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मधुर स्वर लहरियाँ स्वर से जन्म लेती है। माटी कुम्हार की हथेली के स्पर्श से किन नवीन रूपों को धारण करती थी? क्या क्या बनती थी? गागर बनती थी उससे, है ना, तरह तरह के दीपक बनते थे और मिट्टी से कई प्रकार का निर्माण होता था, बर्तन बनते थे मिट्टी के। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 4-5 लाइन में लिखना है। ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में क्या महत्व था? ललित कलाओं से क्या होता था? गांव का आदमी अपना मनोरंजन करता था और अपने आप को, उनसे अपने श्रम को भुलाता था। इसमें आपको बढ़ा के ये लिखना है कि जैसे संगीत से वो क्या करता था, हल चलाते हुए संगीत का उपयोग, है ना, चक्की पीसते हुए गीत गाने का, और दही से मक्खन निकालते हुए गीत गाती थी महिलाएं। अब दूसरा प्रश्न है, जैसे लोकगीत ग्रामीण जीवन में किस प्रकार रचे बसे थे? तो उसमें भी इसी तरह का आपको उत्तर लिखना है कि जब महिलाएं सुबह उठकर चक्की पीसती थी तो भी वो लोकगीत गाती थी, मक्खन निकालती थी तो भी लोकगीत गाती थी, जब किसान अपने खेत की ओर जाता था तो लोकगीत गाता था, है ना। किसान खेती करते समय भी लोकगीत गाते हैं और कई प्रकार के रीति रिवाज में भी लोकगीत गाए जाते हैं। अब रीति रिवाज में जैसे विवाह है और कई संस्कार हैं, तो सब में उनके अपने गीत होते हैं। लेखक के अनुसार गोकुल के सहज सरल गांव का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि गोकुल में कान्हा का जिस तरह से बचपन बीता, वहाँ सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, वहाँ सब में आपस में प्रेम होता है, भाईचारा स्नेह होता है ना, सब एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं और बड़ा ही सीधा सादा और सरल जीवन गांव के लोगों का होता है। वो शुद्ध चीज़ों का सेवन करते हैं, परिश्रम करते हैं। और भी जो आप देखते हो गांव में, देखे आपने गोकुल के गांव, उसमें आपने क्या क्या देखा ये आपको उसमें लिखना है। गांव के सुसंस्कृत आदमी की 5 विशेषताएं लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था गांव के आदमी की विशेषताएं कि वो क्या करता है, सहनशील होता है, विश्वास करता है, धार्मिक होता है ना, त्याग करता है, परिश्रम करता है, सदा मुस्कुराता है, अकेले रहने पर भी अपना राह नहीं छोड़ता। ये उसकी विशेषता है। गांव के कुटीर उद्योगों पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा है? आधुनिक जैसे कुटीर उद्योग थे पहले, आधुनिक ट्रक जैसे ट्रैक्टर आ गए हैं, तो अब वो पहले जैसे क्या नहीं रहे, खेती चलाने वाले वो हल नहीं रहे, है ना। अब ठेकेदार आ गए हैं, तो क्या नहीं हो रहा है, लकड़ी का उपयोग गांव के सुतार नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसी तरह से अब टेप रिकॉर्डर आने से गांव के लोग अपने गलों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब जो गीत वो अपने गले से गाते थे अब वो नहीं गा रहे हैं। तो ये सब इसमें लिखना है आपको। गांव का आदमी अपने समग्र जीवन से क्या क्या देने की क्षमता रखता है, वही चीज़ इसमें आएगी जो लास्ट सेकंड पैराग्राफ में दिया है कि वो अपने पास जो कुछ है वो सब देने की क्षमता रखता है। वो गांव को एक परिवार मानता है और वो सादगी से रहता है, उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती,
वो किसी को कुछ कहता नहीं है, बल्कि सबकी सुनता है, सबका सहन करता है। त्याग में भी वो कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है, परिश्रम में उसको आनंद आता है ना। वो अकेला रहता है लेकिन मुस्कुराता है। तो भले ही वो किसी भी जाति मत वर्ग का हो, पर उसके लिए पूरा गांव क्या होता है, एक परिवार की तरह होता है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा पाठ अब कंप्लीट हो गया है। आप इसके प्रश्नोत्तर लिखकर याद करें और हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी करें।